नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश विजय एक बार फिर हाजिर हूँ आपके लिए बाजार पे राय का एक नया एपिसोड लेकर। पिछले एपिसोड में मैं हाजिर नहीं हो पाया क्योंकि मैं आरसीएस मीट की हमारी जो वार्षिक मीट होती है जिसमें मैं एज अ ट्रेनर अवेलेबल था। और 3 दिन तक हमारा बहुत बढ़िया एक वर्कशॉप रहा, मीट रहा। लोगों से सीखा, लोगों को सिखाया। और मैं इस बार फिर आपके लिए हाजिर हूँ एक नया एपिसोड लेकर, जहां हम लोग फिर चर्चा करेंगे ग्लोबल मार्केट की। और क्योंकि इस बार काफ़ी चीज़ें हैं जिस पे मुझे चर्चा करनी है, और आप प्लीज़ इसको पूरी तरह सुनिए क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। और मार्केट की दिशा कैसे तय होने वाली है इसका भी मैं आपको इस बार कुछ बड़े मतलब ज़्यादा डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। तो हम लोग यहाँ चर्चा करते हैं ग्लोबल मार्केट की, ग्लोबल इवेंट्स की, और उन उठापटक की जो सब जगह चल रही हैं, और उसके वजह से होने वाले कमोडिटी में चेंज या डॉलर और गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, इन सब में क्या हलचल हो रही है। और साथ में हम लोग इन सब का असर भारतीय मार्केट पर क्या होता है, और क्या अगले हफ्ते इसके वजह से हमारे मार्केट में चाल हमको दिख सकती है, इस सारे का हम लोग जायजा लेते हैं। और अंत में मैं आपके लिए कुछ स्टॉक्स लेकर आता हूं जो जिसमें आप ट्रेड करके अच्छा पैसा बना सकते हैं। और आपने हमेशा देखा है, करीब करीब 80% से ज़्यादा का मेरा सक्सेस रेट है। जहां मैंने अपने ट्रेड दिए हैं वहां लोगों ने बहुत अच्छे पैसे बनाए हैं, और मुझे इस बात की खुशी है। तो इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपसे एक बात यहाँ मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मैं सिल कोई भी सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट या एडवाइज़र नहीं हूँ। और जो भी मैं यहाँ कुछ कह रहा हूँ, जो भी कुछ आपको बता रहा हूँ, वो अपने अपनी समझ है, अपने एजुकेशन पर्पस से मैं बनाता हूँ, आपको एजुकेट करने के लिए मैं बनाता हूँ। आप इसको एजुकेशन के हिसाब से लीजिए। इसमें से अगर आप कुछ भी मेरे बताए हुए कुछ ट्रेड आपको पसंद आते हैं और आप उसमें ट्रेड करना चाहते हो, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि उसके पहले आप अपने किसी एडवाइज़र से या अपने खुद के जो भी आपकी स्टडी है उसके बेस पे इस पे ट्रेड कीजिए। क्योंकि इसमें होने वाले किसी भी नुकसान या फायदे के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। ये इसकी मैं अपनी अपने तरफ से कोई भी जिम्मेदारी नहीं ले सकता हूँ। तो चलो आगे बढ़ते हैं। 2 हफ्ते हो गए जिसके बारे में मतलब हमने देखा कि काफ़ी मार्केट में उठा पटक रही, और बहुत दिनों से एक निगेटिव ट्रेंड मार्केट में बना हुआ है, उठा पटक है, अनसर्टेनिटी है। कभी एवरग्रैंडे की अनसर्टेनिटी है, कभी इन्फ्लेशन की अनसर्टेनिटी। तो हम इन सारी चीज़ को समझते हैं। तो यूएस में क्या हो रहा है पहले हम लोग वहां से करते हैं, क्योंकि पूरा ग्लोबल मार्केट जो है वो वहां से बेसिकली चलता है। तो यूएस में चिंता किस बात की है, क्यों मार्केट गिर रहे हैं? तो चिंता वहाँ दो चीज़ की है। एक है इन्फ्लेशन की, जो मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि ये एक बड़ी चिंता का विषय है वहाँ। और दूसरा है इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट की चिंता इसलिए है क्योंकि इन्फ्लेशन जो पिछले 2 महीने से वहाँ के जो फेड के चेयरमैन हैं या फेड के जो बाकी एनालिस्ट हैं, वो इस बात पे मतलब, या जो फाइनेंस मिनिस्टर है वहाँ की, तो उन लोग एक चीज़ पे जोर दे रहे थे कि जो इन्फ्लेशन है वो बिल्कुल तत्कालिक है और जल्दी इस पे काबू पा लिया जाएगा। लेकिन इन 2 महीने में, 2 ढाई महीने में ऐसा कोई मतलब इसका असर होते हुए दिख नहीं रहा है। इन्फ्लेशन अपने जगह बना हुआ है। अगर इन्फ्लेशन इसी तरह से कंट्रोल में नहीं हुआ, और इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आने की और भी बहुत सारी वजह है, उस पर भी मैं चर्चा करता हूँ। तो इन्फ्लेशन क्यों कंट्रोल में नहीं आ रहा है? क्योंकि एक तो डिमांड बहुत है। ये अच्छी बात है, इकोनॉमी के लिए सबसे अच्छी बात है कि आपके लिए आपके मार्केट में डिमांड है। तो ये अच्छी बात है, लेकिन डिमांड है, लेकिन जितनी डिमांड है उसका सप्लाई नहीं हो पा रहा है मार्केट को। क्योंकि सप्लाई चेन जो है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन है, कुरियर है, ये जो गुड्स ट्रांसपोर्टेशन वगैरह है, वो काफ़ी डिस्टर्ब है टोटल ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब चाहे वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से रिलेटेड ट्रांसपोर्टेशन हो या इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन हो, ये एक मतलब बड़ा मसला बना हुआ है। तो क्योंकि सप्लाई नहीं हो पा रहा है, तो जो डिमांड है उसकी चीज़ें बढ़ गई है। तो डिमांड, जिन चीज़ों की डिमांड है वो महंगी हो गई है। तो महंगी हो गई है तो बेसिकली ये उसके वजह से महंगाई बढ़ रही है।
और दूसरी चीज़ और भी है महंगाई बढ़ने का, क्योंकि वहाँ लेबर कॉस्ट बढ़ गई है। अब जो वहाँ हमारे देश में तो हम बोल रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट है, वहाँ स्थिति उल्टी हो गई है। अमेरिका में अनएम्प्लॉयमेंट अपने का बहुत कम लेवल पे आ गया है, और वहाँ एक्चुअली लेबर की स्केर्सिटी महसूस हो रही है। तो लेबर का मतलब ये नहीं जो हम बिल्कुल जो खुदाई काम वाला वो लेबर नहीं, वहाँ लेबर का मतलब होता है जो आदमी काम कर रहा है, वो बेसिकली उनकी कमी महसूस की जा रही है, और इसी वजह से उनको सैलरी ज़्यादा देना पड़ रही है, और सैलरी ज़्यादा होने की वजह से बेसिकली वो भी एक कारण है महंगाई बढ़ाने का। तो क्योंकि चीज़ें प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी तो फिर महंगाई बढ़ेगी। इसके बावजूद सैलरी बढ़ने के बावजूद महंगाई इतनी ज़्यादा है कि उसका एक्चुअली एडवांटेज बढ़ी हुई सैलरी में दिख नहीं रहा है। तो ये एक ऐसी परिस्थिति है। लेकिन हमेशा याद रखिए, जब विकास बढ़ता है तो एक्चुअली ये सारी चीज़ें होती है। जहाँ विकास का दर ज़्यादा होता है वहाँ इन्फ्लेशन भी आपको बढ़ते हुए दिखेगा, सैलरी भी बढ़ते हुए दिखेगी, और ये सारी परेशानी साथ में आती ही आती है। लेकिन ये इंडिकेशन भी है कि आपका विकास अच्छे लेवल पे चल रहा है। अब अगर हम लोग यूरोप में आते हैं तो यूरोप में भी वही हालत है। वहाँ भी महंगाई का एक बड़ा इशू है। तो वो वहाँ भी हम लोग देखते हैं कि सिंपल है, अगर जो चीज़ अमेरिका में हो रही है वो सारी चीज़ें यूरोप में भी हम कहीं ना कहीं होते हुए देख रहे हैं, ब्रिटेन के अलावा। जर्मनी में अगर हम लोग देखेंगे तो करीब करीब 30 साल की हाईएस्ट महंगाई दर वहाँ अभी हमको देखने को मिल रही है। तो ये सारा वजह जो है सप्लाई चेन का है, और सप्लाई चेन हमारे यहाँ भी हम लोग बोलेंगे कि बहुत सारी चीज़ों को ट्रांसपोर्टेशन में बड़ा इशू है। और एक और बड़ा जो खतरा हो रहा है वो है चिप अवेलेबिलिटी, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक्स चिप्स होती है, जिसके पूरे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में, इंक्लूडिंग अभी तो सारे गुड्स जो है वो इलेक्ट्रॉनिक बेस हो गए, मतलब जो कार है, कार में एक बड़ा हिस्सा इलेक्ट्रॉनिक्स चिप्स का होता है। तो या आपके जो टू व्हीलर्स है वगैरह सब में भी इलेक्ट्रॉनिक चिप्स का यूज़ होता है। तो इन चिप्स की बड़ी तंगी हो गई है, और वो इसलिए कि ये ताइवान जो कि पूरा वर्ल्ड लीडर है इसमें, वो वहाँ वहाँ भी तंगी है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि प्रोडक्शन ऐसा ठप हुआ पड़ा है। अगर हम लोग अपने इंडिया में भी देखेंगे तो मारुति बोल रहे हैं कि वही वो उनका जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी घट गया है, क्योंकि उनके पास में रॉ मटेरियल नहीं है। ये जो चिप है एक्चुअली उनके लिए रॉ मटेरियल का काम करती है, वो उनके पास में अवेलेबल नहीं है, और इसलिए वो कार बन नहीं पा रही है। तो ये एक बड़ा मसला है। फिर आते हैं चीन में। चीन सबसे एक्चुअली अभी हमको अगर सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली जो चीज़ है वो चीन है। चाइना में प्रॉब्लम ये है कि हम लोग ने देखा कि वहाँ एक कंपनी है एवरग्रांड करके, जो ऑलमोस्ट डिफॉल्ट हो चुकी है, डिफॉल्ट होने के कगार पर है। उसके ऊपर इतना कर्जा है, करीब करीब $300 बिलियन का कर्जा है, और वो उस कर्जे के जो इंस्टॉलमेंट है, जो उनके बॉन्ड्स हैं, उसका भुगतान करने के इंस्टॉलमेंट जो है उनका, उसके भुगतान करने के स्थिति में नहीं है। तो वो अपनी कुछ प्रॉपर्टी है, वो स्टेट है, वो कम दाम में बेचने के लिए भी तैयार है। लेकिन चाइना में प्रॉब्लम यह है कि अब प्रॉपर्टी मार्केट बिल्कुल बेसिकली मंदी के चपेट में आता हुआ दिख रहा है। वहाँ करीब करीब 90 मिलियन, मतलब करीब करीब 9 करोड़ मकान हैं जो खाली पड़े हैं। और ये खाली पड़े हैं वो दो टाइप के लोगों ने मतलब या तो इन्वेस्टर्स ने खरीदे हैं। लेकिन इन्वेस्टर्स खरीदता है वो ये इसलिए नहीं खरीदता कि वो पड़ा रहे, उसका पैसा ब्लॉक हो जाए, उसको भी वो चर्निंग करना चाहता है। लेकिन क्योंकि वहाँ लेने वाला नहीं है अभी, तो वो लोगों का पैसा फंसा हुआ है। अब ये कंपनी अगर बेसिकली डिफॉल्ट होती है तो ये चाइना के पूरे गवर्नमेंट के इसके ऊपर भी एक बड़ा सवाल है कि क्या चाइना गवर्नमेंट खुद अपने आप में एक बड़े फाइनेंशियल क्रिसिस में है, या ये वो उसको एवरग्रांड को संभालने की स्थिति में है या नहीं है। ये चाइना गवर्नमेंट के भी ऊपर अभी एक नई रिपोर्ट है कि उनका ही करीब करीब 1.5 ट्रिलियन डॉलर का उनके ऊपर मतलब एक बड़ा कर्जा है, और मतलब चाइना गवर्नमेंट खुद फाइनेंशियल क्राइसिस में आ सकती है। तो ये सारी चीज़ें, इन पे कितना भरोसा की जाए ये थोड़ा सा मुश्किल है कहना, क्योंकि चाइना की कोई भी न्यूज़ को बिल्कुल सही मान लेना मुश्किल होता है, क्योंकि वो जो न्यूज़ आती है वो एजम्पशन के ऊपर चलती है, और उसमें बहुत सारी सच्चाई होती है, बहुत सारी नहीं होती। कौन सी चीज़ कितनी सच है ये कहना
मुश्किल होता है। तो इन सारी चीज़ों को अगर हम लोग देखें तो दो चीज़ समझ में आती है। देखिए कि मार्केट तो मतलब कुछ ट्रबल तो है, ट्रबल ये है, महंगाई ट्रबल है। महंगाई की वजह से जो इंटरेस्ट रेट अभी तक जो कम हुए थे वो बढ़ने के चांसेस है। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो वापस से इंटरेस्ट चीज की लागत बढ़ती है, और वो लागत बढ़ती है तो महंगाई और बढ़ेगी। इस टाइप से ये हम लोग कुचक्र में फंस सकते हैं। इंडिया में भी ये चीज आपको धीरे धीरे रिफ्लेक्ट होते हुए नजर आएगी। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ जो हो रहा है उससे हम लोग बचने वाले हैं। और क्योंकि हम लोग का जो रिवाइवल हो रहा है उसमें एक बड़ा वजह, उसमें एक बड़ी वजह एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उसके वजह से, क्योंकि हमको अचानक से हमारा एक्सपोर्ट बहुत बढ़ गया। क्योंकि जो डिमांड है यूरोप और अमेरिका में, वहाँ हम लोग का जो वहाँ उनके वहाँ इकोनॉमी ऑलरेडी रिवाइवल हो चुकी है, और उनको जो ज़रूरत है वो हम लोग यहाँ सप्लाई कर रहे हैं। तो हमारा यहाँ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज जो है, जैसे हम लोग आईटी सेक्टर बोल सकते हैं, टेक्सटाइल सेक्टर बोल सकते हैं, या जो ऑटो एंसेलरीज वगैरह हैं उनमें थोड़ा डिमांड आया था, और इसने यहाँ इससे वजह से हमारे इंडिया के इकोनॉमी में भी हमको एक रिवाइवल आते हुए दिख रहा था। लेकिन अगर वहाँ इंडस्ट्री में अगर इस टाइप से कुछ ट्रबल आता है, वहाँ इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, कुछ होता है, तो लोग वो जो यहाँ पैसे लगा रहे वो यहाँ से पैसे निकाल के लेके जा सकते हैं, और यहाँ हमारे मार्केट में भी उसका असर पड़ता हुआ दिख सकता है। अभी कितना पड़ेगा ये अगले एक दो वीक में पिक्चर थोड़ा और क्लियर होगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में अभी भी मैं, अगर ये चाइना का ट्रबल कोई बड़ा ट्रबल साबित नहीं होता है तो अभी भी मैं बुलिश हूँ। लेकिन चाइना में क्या हो रहा है और उसका पिक्चर कब तक क्लियर होगा ये थोड़ा कहना मुश्किल है। तो थोड़ा सा एक कॉशियस व्यू भी मैं आपको देना चाहता हूँ कि थोड़ा कॉशियस रहिए, थोड़ा कम ट्रेड कीजिए, और अपना लिमिट में आप ट्रेड लीजिए, अपने स्टॉप लॉसेस को प्रॉपर मेंटेन कीजिए, ताकि वक्त पे आप निकल सकें। तो ये था मेरा इनफैक्ट इस वीक का एनालिसिस। थोड़ा सा कॉशियस मैं हूँ, क्योंकि जो भी हो रहा है वहाँ काफ़ी हलचल है, कुछ अनएक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड बहुत सारी चीज़ें हमको देखने को मिल रही हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग ये चार्ट पे ये सारी चीज़ें कैसे रिफ्लेक्ट कर रही हैं। साथ में मैं आपको बताऊंगा कि नेक्स्ट वीक आप कौन से शेयर्स में ट्रेड करके पैसे कमा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं चार्ट क्या कह रहे हैं। तो दोस्तों देखते हैं कि चार्ट क्या कहानी बता रहे हैं। तो सबसे पहले नैस्डैक का चार्ट देखते हैं। और नैस्डैक में हमने देखा है कि एक काफ़ी दिनों से एक निगेटिव ट्रेंड बना हुआ है, और ये निगेटिव ट्रेंड कंटिन्यू है। भले ही हमने देखा है कि फ्राइडे के दिन एक अच्छी रिकवरी आती हुई दिखी है, पर अदरवाइज ये ट्रेंड जो है काफ़ी निगेटिव है। डाउ जोन्स में भी हमने देखा कि ट्रेंड उतना निगेटिव नहीं है कंपेयर टू नास्डैक, लेकिन एक बड़ी ट्रेंड लाइन को एक इसने ब्रेक किया है। अब ये अगर यहाँ से ऊपर चलता है और ट्रेंड लाइन के ऊपर आ जाता है तो ये ट्रेंड ऊपर बना रहेगा। और अगर इसने 33,840 ये अगर लेवल टूटता है, 33,000 इनफैक्ट 700 का 800 का लेवल टूटता है, तो हमको यहाँ से वापस एक बड़ी गिरावट आती हुई दिखेगी, जो 33,200 और 32,000 का लेवल भी हमको ये दिखा सकती है। तो अगर यूएस मार्केट में अगर ये गिरावट आती है तो डेफिनेटली इसका असर हमारे भारतीय बाजार पे भी पड़ेगा। यूके में अगर हम लोग देखते हैं तो यूके की कंडीशन ठीक है, और यहाँ कोई ऐसी खास गिरावट यहाँ नज़र नहीं आ रही है। लेकिन अगर हम लोग डैक्स मतलब जर्मन का मार्केट देखते हैं तो जर्मन भी अपने ऑलमोस्ट यूएस को फॉलो करते हुए हमको दिख रहा है। निकाई ने, जो हमने पिछले दिनों एक अच्छी खासी बढ़त आती हुई देखी थी, जो वहाँ के जापानी प्रधानमंत्री के रेजिग्नेशन की वजह से आई थी, वो उसमें से आधी जो बढ़त है वो अब वो गंवा चुका है। और हांगकांग में ट्रेंड जो है
बिल्कुल निगेटिव बना हुआ है। अब हम लोग देखेंगे कि जो पैंडेमिक के बाद से एक बड़ी अप ट्रेंड मूव हम लोग ने देखी थी, उसमें से 2/3 मूव अब ये खत्म हो चुकी है, मतलब अपना ये 2/3 बढ़त ये गंवा चुका है। चाइना ने ज़रूर अपनी जो मूव है, जो पिछले उसमें कुछ दिनों से उसमें भी हम लोग देख रहे हैं कि इसमें गिरावट आई है, और इस गिरावट की एक बड़ी वजह है एवरग्रांडे का जो केस हमने देखा पिछले वीक में, वो वहाँ काफ़ी असर डाल रहा है। तो अगर हम लोग पूरे वर्ल्ड मार्केट में देखें तो एक तरह से एक मंदी का माहौल बनता हुआ दिख रहा है, और इस मंदी के माहौल से क्या हम बच पाएंगे, ये अभी इमीडिएट कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि स्थिति जो है वो थोड़ी डिफरेंट है, और उसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। तो अभी भी मैं एक होपफुल हूँ कि यहाँ से एक रिवर्सल आ सकता है, लेकिन टू बी वेरी फ्रैंक, अगला हफ्ता एक डिसीजिव होगा। यहाँ हमको एक वीक में ये पता लग जाएगा कि मार्केट यहाँ से कहाँ चलने वाला है। अभी तक मैं इसमें अपना जो व्यू है उसमें अभी भी मैं बुलिश हूँ। ये थोड़ी बहुत गिरावट आती रहेगी, दो मतलब ये 2-4-5% की गिरावट यहाँ से आ भी सकती है, परंतु जो स्थिति चाइना में बन रही है, जो चीज़ें यूएस में बन रही है, वो अगले 1-2 हफ्ते में कैसे रूप लेती है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि मार्केट में आगे क्या हो सकता है। अब हम लोग डॉलर को देखते हैं, तो डॉलर का जो ट्रेंड है वो हम लोग 15 मिनट में चेक करते हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं कि पिछले हफ्ते में एक अच्छी गिरावट आई है, और एक साइडवेज पहले मूवमेंट बनता हुआ दिखा, और फिर बाद में थोड़ी नीचे गिरावट आई है। अब यहाँ से अगर यूएस में स्थिति बदलती है तो डॉलर वापस महंगा होते हुए दिखता हो सकता है हमको। तो अभी जो लेवल है 74.14 का, वहाँ से ऊपर की ओर हम लोग बाय करेंगे 74.36 के लिए, और नीचे की ओर 74 के नीचे जब भी अगर प्राइस जाती है तो 73.95 एक छोटा सा, और 73.87, और फिर 73.70, मतलब बहुत ज़्यादा उठापटक अभी भी नहीं दिख रही है। एक छोटी मोटी एक रेंज बाउंड चाल हम लोग अभी भी डॉलर में देख सकते हैं। तो फिलहाल डॉलर के लिए मेरा कोई बहुत बड़ा मूव की एक्सपेक्टेशन नहीं है। क्रूड ऑयल में क्या हो रहा है? क्रूड ऑयल देखिए, क्रूड ऑयल अपने वापस से एक हाई लेवल के ऊपर ही बढ़ा हुआ है, और यहाँ से ये मुझे लगता है कि एक स्थिरता आना चाहिए रेट में, और बहुत ज़्यादा बढ़त की मुझे उम्मीद नहीं है। तो ये वापस इस रेंज में ही घूमने की मेरी उम्मीद है, जो पिछले वीक में जो रेंज रहा हमारा, तो हम इसको ही यहाँ ऊपर नीचे की ओर घूमते हुए देख सकते हैं। अगर इसको बढ़ना है तो 5671 का अगर लेवल टूटता है तो ये फिर 5763 ये अलग नेक्स्ट लेवल तक के लिए जा सकता है। अदरवाइज 5630 और 5521 इस रेंज में ही ट्रेड करते हुए दिखेगा। ज़्यादा से नीचे की ओर 5433 का एक लेवल मैं और दे देता हूँ, जिसमें हो सकता है एक टेम्प्रेरी आपको पुल बैक आते हुए दिख सकता है। तो ये डॉलर की है। सिल्वर और गोल्ड में हम लोग ने पिछले वीक में अचानक फॉल, और फिर इस वीक में हम लोग अचानक बढ़त आते हुए देखी, तो ये काफ़ी वोलाटाइल रहा। अब हमको करना क्या है, 59441 इसके नीचे हम लोग शॉर्ट में रहेंगे, और 60525 इसके ऊपर हम लोग सॉरी 60676 इसके ऊपर हम लोग लॉन्ग जाएंगे। लेकिन यहाँ भी एक कोई बहुत बड़ी
मुंह आ जाएगी, इसकी उम्मीद थोड़ी कम है। तो 676 के ऊपर निकलता है तो 61455 ये मेरा इमीडिएट टारगेट होगा। और अगर नीचे की ओर 59441 के नीचे अगर प्राइस बढ़ना शुरू होती तो 58152 ये मेरे टारगेट होंगे। तो और बीच के लेवल में फिर आप अगर इसी रेंज को ट्रेड करना चाहते हैं तो ये बहुत बड़ी रेंज, मतलब करीब करीब फिर भी ये 1000 रुपीज़ की रेंज है। आप इसी के बीच में भी आप ऊपर नीचे ट्रेड कर सकते हो। गोल्ड में भी सेम जो मूवमेंट हम लोग ने देखी, अचानक से गिरावट और फिर अचानक से रिकवरी, दोनों चीज़ हुई। इस वीक में हमको क्या करना है, 46678 के ऊपर हम लोग बाय करेंगे। 46797 एक बहुत छोटी सी रेंज, और फिर एक 47051 ये दूसरा टारगेट। नीचे की ओर 46500 के नीचे बाय करेंगे, सॉरी 46500 के नीचे सेल करेंगे। टारगेट होगा 46283 और 46194, ये दो टारगेट के लिए हम लोग इसमें शॉर्ट करेंगे। चलो आते हैं निफ्टी। निफ्टी में क्या करना है, निफ्टी में हम लोग ने देखा है जो ट्रेंड बेसिकली ग्लोबल में है, उसी के हिसाब से हमारा भी मार्केट पिछले वीक में काफ़ी वोलाटाइल रहा, लेकिन नीचे की ओर ही उसमें ट्रेड होता रहा शुरू। तो ये भले ही पहले 2 दिन एक छोटा सा, पहले दिन उसने छोटा सा अप मूव दिया, लेकिन वहाँ से फिर ये नीचे ही आया, फिर और नीचे आया। तो अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग ग्लोबल मार्केट को यहाँ फॉलो कर रहे हैं। अब क्या करना है, ये अभी मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से कि छोटा सा एक मूव आ सकती है हमारे यहाँ। तो 17600 के ऊपर हम लोग बाय करेंगे, सॉरी 17550 या 17560 मोर प्रिसाइसली, इसके ऊपर हम लोग बाय करेंगे 17600 और 17778, मतलब 17778 का हमारा फाइनल टारगेट मुझे यहाँ आते हुए दिखता है। नीचे की ओर अगर हम लोग ट्रेड करना शुरू करते हैं तो 17,500 के नीचे हमको शॉर्ट करना है, और 17,325 ये हमारा नीचे की ओर का टारगेट होगा। तो ये हमारे लिए नेक्स्ट वीक का निफ्टी का रेंज हो सकता है। मुझे लगता नहीं है कि ये इस रेंज से ये थोड़ा कुछ फिलहाल बाहर आते हुए बाहर आएगा तो वो ऊपर का टारगेट जो है हमारा फिर 17,900 का हो सकता है। नीचे देखते हैं, बेसिकली टोटली हम लोग अभी डिपेंड करेंगे कि ग्लोबल मार्केट में क्या हमको हलचल दिखती है। बैंक निफ्टी के कंपेयर में ठीक ही है, यहाँ भी कोई ज़्यादा हलचल नहीं है, निफ्टी को ही फॉलो किया है। और अब यहाँ से भी हम लोग बाय करेंगे 37411 के ऊपर बाय करेंगे 38,000 के लेवल के लिए। नीचे की ओर अगर हमको ये मिलता है, ट्रेड मिलता है, तो नीचे की ओर 37,200 के नीचे हम लोग शॉर्ट करेंगे, और टारगेट होगा 36,800। तो यहाँ इमीडिएट तो बड़ा लेवल दिखता नहीं है, लेकिन अगर मार्केट में एक बड़ी गिरावट आती हुई है तो हम लोग एक लेवल और नीचे आ जाते हैं, और ये लेवल होगा 36,500। तो 36,500 का लेवल भी आते हुए हमको दिखेगा अगर मार्केट में कुछ बड़ी गिरावट आती है तो ये मेरे लिए 2 टारगेट होंगे नीचे की ओर बैंक निफ्टी में। तो आप इस ट्रेड के लिए, इस लेवल के लिए आप ट्रेड कर सकते हैं। ये मार्क कर दूंगा ज़रा। तो ये मेरा सेकंड टारगेट हो सकता है, अगर मार्केट में गिरावट बढ़ती है तो हम यहाँ तक हमारा आते हुए हमको दिख सकता है। लेकिन अभी आपको ये समझना चाहिए कि ट्रेड जब करते हैं आप, तो ये सारी लेवल हमको रिवर्सल की भी लेवल देती है, क्योंकि हम लोग
लंबे समय के लिए ट्रेड के हिसाब से नहीं काम कर रहे हम लोग। इंट्राडे या शॉर्ट टर्म के शॉर्ट टर्म पोजीशन के लिए ट्रेड करते हैं अगर, तो इन्हीं लेवल पे हमको रिवर्सल भी देखना चाहिए। तो कि जैसे हो सकता है कि ये यहाँ आए और फिर ये वापस से ऊपर बढ़ना शुरू करे, और या यहाँ आए और यहाँ से वापस से नीचे आना शुरू करे। तो यहाँ हमको देखना पड़ेगा कि जब अगर आपको यहाँ से कोई भी रिवर्सल कैंडल दिखती है तो आप इसको स्टॉप बना के नीचे की ओर ट्रेड कर सकते हो, या सेम सेम चीज़ यहाँ या यहाँ भी कर सकते हैं। तो जैसा आपको मौका मिलेगा आपको अकॉर्डिंगली इन लेवल्स के बीच में ही आपको कॉन्ट्रा कॉल भी लेना सीखना पड़ेगा। अब हम लोग देखते हैं कि जो ट्रेड मैंने पिछले कुछ समय लास्ट वीक तो मैं कुछ दे नहीं पाया था, लेकिन जो बीच में मैंने दिए थे IFB इंडिया, एक्चुअली इसके लेवल्स तो मिट चुके हैं, मैंने गलती से सारे लेवल्स मिटा दिए हैं। और हिंद पेट्रो जो मैंने अगर देखेंगे तो यहाँ दिया था, डेली चार्ट पे आ जाते हैं पहले, और इसको हम लोग देखते हैं। मैंने 275 पे इसको बाय दिया था 275 पे, और स्टॉप लॉस था मेरा 265। और अब हम लोग जो टारगेट 311 का जो टारगेट था मेरा, या ये वाला टारगेट था, वो ऑलमोस्ट अगर हम लोग देखेंगे तो वहाँ तक हम लोग पहुँचते हुए नज़र आए। तो 309 का मेरा टारगेट दिया हुआ है, और इसको हम लोग देखेंगे कि 300 का हम लोग ने ऑलरेडी 305 को ऑलरेडी हम लोग ने टच किया है। फिर हम लोग देखेंगे पैसा लो, जो मैंने 706 पे रिकमेंड किया था, और 931 इसने अचीव किया है, जो मेरा टारगेट था। फिर अगर हम लोग कोलते पाटिल, ये एक और स्टॉक था जो मैंने यहाँ दिया था 308 पे, और 354 का मेरा टारगेट था, वो मेरा अचीव होते हुए दिखा, वहाँ से प्राइस वापस रिवर्स हुई है। GNA एक्सेल को भी मैंने 790 पे बाय करने के लिए रिकमेंड किया हुआ था, और मेरा जो टारगेट था 977 का, वो एग्जैक्टली अचीव हुआ है, और वो आगे का टारगेट मेरे एक्चुअली यहाँ से मिट गए हैं, तो मैं इसमें फिर वीडियो देखकर इसका टारगेट दूंगा। लेकिन अगर ये वापस इसके ऊपर निकलना शुरू करता है तो मेरा नेक्स्ट टारगेट कहीं 1100 या 1200 के आसपास है वो। लेकिन आप इसमें वापस से बाय कर सकते हैं, जैसे ये इसके ऊपर निकलता है तो आप नई एंट्री भी यहाँ ले सकते हैं। फिर हम लोग देखते हैं ये नेक्स्ट वीक के लिए आप ये मैं कौन से ट्रेड लेकर आया हूँ। तो नेक्स्ट वीक के लिए मेरे जो ट्रेड है, जो रिकमेंडेशन है, वो उसमें से पहला रिकमेंडेशन है मेरा माइंट्री। तो माइंट्री को आप यहाँ बाय करके चल सकते हैं 4250 के ऊपर। 4250 के ऊपर आपको बाय करना है, और टारगेट होगा 4739, 5177 और 5825। IT में मैं काफ़ी बुलिश हूँ, और दिस इज़ द राइट फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी टू अगेन एंटर हियर। स्टॉप लॉस आपका होगा 4116 का। नेक्स्ट जो रिकमेंडेशन है मेरा आपके लिए, वो है कोल इंडिया। कोल इंडिया मैंने ऑलरेडी 145 पे रिकमेंड किया था, और उसको मैंने 175 का टारगेट तक बढ़ाया, आपको टारगेट दिया था। वो सारे टारगेट अचीव हो गए हैं, और अब जो नया एंट्री मैं यहाँ से वापस दे रहा हूँ आपको, और ये जो एंट्री होगी, ये इसमें आपको इस करंट लेवल पे बाय करना है। तो बाय अबव 189, ओके 189 के ऊपर बाय करना है। 217 और 271 इन दो टारगेट्स के लिए आपका स्टॉप लॉस होगा 180 का। तो ये कॉल इंडिया। अगर हम लोग वापस नेक्स्ट स्टॉक जो है मेरा महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा में यहाँ भी एक अच्छा ब्रेकआउट आया हुआ है, और इसको हम लोग एक्चुअली यहाँ बाय करेंगे इसी लेवल पे, इसके ऊपर हम लोग बाय करेंगे। ये मेरा स्टॉप लॉस होगा, और टारगेट्स जो हमारे होंगे वो
ये 2 टारगेट्स होंगे, तो इसकी मैं मार्किंग नहीं कर पाया था, तो कोई बात नहीं। तो हमारे लिए 827 ये एंट्री होगी, 875 951 ये 2 टारगेट होंगे, और 798 ये मेरा स्टॉप लॉस होगा महिंद्रा एंड महिंद्रा। उसके बाद में जो मेरा नेक्स्ट स्टॉक है कैनरा बैंक। कैनरा बैंक ने एक बहुत लंबे समय का एक ब्रेकआउट लेवल को ब्रेक किया है, और एक अच्छा ब्रेकआउट हमको यहाँ दिख रहा है। तो यहाँ हम लोग बाय करेंगे 176 के ऊपर, टारगेट होगा 194, 226, 297, एक लंबे टारगेट है। 297 अगर ब्रेक होता है तो यहाँ हम लोग 400 के लेवल भी आते हुए दिखेंगे। तो इसमें एक अच्छी खासी बढ़त आती हुई मुझे दिख सकती है, तो आप एक लंबा व्यू रख के भी इसमें ट्रेड कर सकते हो। स्टॉप लॉस होगा मेरा इसके लिए 167 का, 167 ब्रेक होता है तो रुकना नहीं है, निकल जाना है। नेक्स्ट स्टॉक जो है मेरा कैनफिन होम। कैनफिन होम में भी एक अच्छी खासी हमने एक ब्रेकआउट आते हुए दिखा है, और इसके लिए मेरा जो ट्रेड होगा वो होगा 667 के ऊपर हम बाय करेंगे। 749 850 ये 2 टारगेट होंगे, और 640 का मेरा स्टॉप लॉस होगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है जेएमसी प्रोजेक्ट्स। जेएमसी प्रोजेक्ट ने एक अच्छी खासी यहाँ हमको ब्रेकआउट दिया है, और ब्रेकआउट के बाद में ये रीटेस्ट किया है। अब हमको बाय करना है इसके ऊपर, मतलब 112 के ऊपर, 112.65 या 113 के ऊपर ही हम लोग बाय करेंगे। टारगेट होगा 130 और स्टॉप लॉस होगा 108 का। तो 5 रुपये का स्टॉप लॉस होगा आपका, और यहाँ से करीब करीब 18-17 रुपये का आपका टारगेट होगा, मतलब 1:2.5% का अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशो है। एक और जो स्टॉक है जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो है बालकृष्णा एंड ब्रदर्स। तो एलजी बालकृष्णा एंड ब्रदर्स ये जो स्टॉक है, ये यहाँ एक अच्छी ब्रेकआउट, एक अच्छा रिट्रेसमेंट हुआ, फिर कंसोलिडेशन हुआ, और ये कंसोलिडेशन के बाद में ये ऊपर चलने के लिए रेडी है। तो इसमें हम लोग 452 के ऊपर बाय करेंगे, 545, और ये एक टारगेट के लिए फिलहाल मैं इसमें एक ही टारगेट दे रहा हूँ 545 का, नो इन बिटवीन। अगर आपको चाहिए तो एक टारगेट आप इसमें यहाँ भी रख सकते हैं 500 के आसपास। ओके, तो ये 496 का भी एक लेवल है, और तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो कि यहाँ एक और टारगेट आपको मिल सकता है, यहाँ भी आप कुछ प्रॉफिट बुक कर सकते हो। तो टारगेट 545 का और स्टॉप लॉस 430 का। तो मुझे लगता है कि एक ये आखिरी स्टॉक है जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ये है विधि स्पेशलिटी। इसे मैं ऑलमोस्ट 200 से रिकमेंड करते आ रहा हूँ, और इसे मैंने कई बार रिकमेंड भी किया बीच में भी। तो अब यहाँ से एक बार फिर मैं ये आपके लिए रिकमेंड कर रहा हूँ। हमको बाय करना है 392 के ऊपर, और टारगेट होगा 490 620। अच्छे बड़े खासे बड़े टारगेट्स हैं। 358 मेरा स्टॉप लॉस होगा। तो यहाँ ये जो स्टॉक्स हैं मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आपके लिए। तो दोस्तों ये था आज इस बार का बाजार पे राय, और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, और इसमें ट्रेड करके आप उन शेयर्स में ट्रेड करके जो मैंने इस बार रिकमेंड किए आप अच्छे पैसे भी कमाए, ये मेरी आपके लिए दुआएं हैं। और जाते जाते एक बार फिर मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।